सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले साथियों माफ़ कीजिएगा, कुछ दिनों से आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूं। आने वाले समय में आपको कोशिश रहेगी प्रतिदिन सही समय पर वीडियो उपलब्ध करवाया जाए। आज हम इस वीडियो में गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन प्रश्नों का निर्माण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से किया गया है। आज का जो टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, इसके अंतर्गत हम 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जिन राजवंशों ने शासन किया है उनके बारे में देखने वाले हैं। कुछ रीट अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक कठिन रहता है, उसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा इस टॉपिक को आप इस तरीके से तैयार करें जैसे दक्षिणी भारत में जिन राजवंशों ने शासन किया है प्रत्येक राजवंश के आप 10-10 महत्वपूर्ण प्रश्न बना लीजिए। इसी प्रकार उत्तर भारत में जिन राजवंशों ने शासन किया है प्रत्येक राजवंश के 10-10 प्रश्न बना लीजिएगा। तकरीबन 70 से 80 के बीच में आपके प्रश्न बनेंगे। इन प्रश्नों को आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से बनाएं। यकीन मानिएगा रीट प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको इन्हीं प्रश्नों से देखने को मिल जाएगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न, हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक कब बना? 603 ईस्वी में, 605 ईस्वी में, 606 ईस्वी में, 643 ईस्वी में। इसका सही उत्तर रहेगा सी, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की रचना नहीं है? रत्नावली, हर्षचरित, प्रियदर्शिका, नागानंद। इसका सही उत्तर रहेगा बी, हर्षचरित है वो हर्षवर्धन की रचना नहीं है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। बाकी सभी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद सभी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। हर्षवर्धन राज्यवर्धन का पुत्र था। दक्षिणी भारत के अभिलेखों में हर्ष को शकलोत्तरापथनाथ कहा गया है। इसमें असत्य कथन रहेगा सी, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, राज्यवर्धन का नहीं। राज्यवर्धन इनके भाई थे। बाकी सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। हर्ष की राजधानी कन्नौज रही है। हर्षचरित्र में हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। दक्षिणी भारत के अभिलेखों में हर्ष को शकलोत्तरापथनाथ कहा गया है। ये जो डी दे रखा है साथियों, ये मेरी व्याख्याता परीक्षा 2020 में पूछा गया है जो कक्षा 12 से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4, सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, वल्लभी विश्वविद्यालय के लिए। इसका सही उत्तर रहेगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए सम्राट हर्षवर्धन ने 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। प्रश्न नंबर 5, किस लेखक ने हर्ष को कालिदास और भास की भांति एक महाकवि कहा है? बाणभट्ट ने, हरिदत्त ने, मयूर ने, जयदेव ने। इसका सही उत्तर रहेगा डी, जयदेव ने हर्ष को कालिदास और भास की भांति एक महाकवि कहा है। साथियों इस प्रश्न का लेवल आपको हाई लगा हो तो मैं बताना चाहूँगा ये आपको कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये प्रश्न गाइडों में भी देखने को ना मिले। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। कन्नौज विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष हेमंतस्वांग को बनाया गया। नालंदा से प्राप्त मुहर में हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। सोनीपत मोहर के शीर्ष पर बैल की आकृति है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। हर्ष ने कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन आयोजित किया था। इसका अध्यक्ष हेमंतस्वांग को बनाया गया था।
हर्ष की नालंदा से एक मोहर प्राप्त हुई है, उसमें हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है। सोनीपत से एक मोहर प्राप्त हुई है जिसके शीर्ष पर बेल की आकृति है। प्रश्न नंबर 7, हर्षकालीन प्रशासन में कौन सा नगद कर था? भाग, बलि, हिरण्य, भाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरण्य। जो कर था वह हर्षकालीन प्रशासन में नगद कर था। प्रश्न नंबर 8, हर्ष प्रारंभ में सूर्य और शिव का उपासक था, बाद में कौन से धर्म का अनुयायी बन गया? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, मुस्लिम धर्म का। इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से संबंधित था। साथियों, अगर यह पूछा जाता है बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंधित था, तो उत्तर रहेगा महायान से हर्षवर्धन संबंधित था। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए विख्यात था। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों, भुक्तियों, विषयों में विभक्त था। साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। फाहियान हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसमें असत्य जो कथन रहेगा वो डी रहेगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में नहीं आया था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से लेखक को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त नहीं था? हरिदत्त को, बाणभट्ट को, मयूर शर्मन को, मयूर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूर शर्मन। मयूर शर्मन को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त नहीं था। हर्षवर्धन के काल में हरिदत्त, बाणभट्ट, मयूर को संरक्षण प्रदान था। प्रश्न नंबर 11 है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ था? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, हर्षवर्धन ने बंगाल के गौड़ों के विरुद्ध कार्रवाई की, उस समय वहां का शासक कौन था? मयूर शर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, शशांक, हरिदत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शशांक। हर्षवर्धन ने जब बंगाल पे कार्रवाई की उस समय शशांक वहाँ के शासक थे। प्रश्न नंबर 13 है, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग सभा जो छठी सभा थी, इस सभा को महामोक्ष परिषद भी कहा जाता है। इसका आयोजन कब किया गया? 640 ईस्वी में, 643 ईस्वी में, 646 ईस्वी में, 647 ईस्वी में। इसका सही उत्तर रहेगा बी, 643 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग सभा का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ उससे संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। इस युद्ध में हर्षवर्धन की विजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित था। इसमें असत्य कथन हो जाएगा सी, इस युद्ध में हर्षवर्धन की विजय नहीं हुई, इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। बाकी सभी कथन सही हैं। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध का उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में भी मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनत्सांग भारत आया था। ह्वेनत्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनत्सांग ने सी युग की ग्रंथ की रचना की। उपयुक्त सभी। यहाँ साथियों सभी कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी भारत का राजवंश नहीं था? पल्लव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। इसका सही उत्तर रहेगा बी, गुर्जर प्रतिहार वंश दक्षिणी भारत का नहीं, उत्तर भारत का एक राजवंश था। प्रश्न नंबर 17 है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, एक तरफ वंश दिए गए हैं। कौन से मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, आपको उसकी पहचान करनी है जो सही सुमेलित नहीं है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए हैं। कैलाश मंदिर कांची का निर्माण पल्लव वंश द्वारा किया गया है। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया है। गंगे चोलपुर मंदिर का निर्माण राजराज चोल वंश के द्वारा किया गया है। इसमें जो उत्तर रहेगा अपना, या ये कहें सही सुमेलित नहीं है, वो अपना डी रहेगा। गंगे चोलपुर मंदिर का निर्माण चोल वंश में जरूर हुआ था, लेकिन इसका निर्माण राजराज ने नहीं, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। बाकी जो मंदिर दिए गए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए। कैलाश मंदिर कांची पल्लव वंश द्वारा बनाया गया। कैलाश मंदिर एलोरा राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया। प्रश्न नंबर 18 है, वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय किस राजवंश के समय प्रसिद्ध थे। चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पल्लव वंश के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 19, एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, ध्रुव ने, अमघोष वर्ष ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कृष्ण प्रथम ने सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एलोरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, पल्लवों की राजधानी थी कांची, कन्नौज, वल्लभी, कन्हेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवों की राजधानी कांची थी, जो एक विद्या का भी बड़ा केंद्र था। प्रश्न नंबर 21, किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, अपराजित ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 22, मतविलास प्रहसन नामक हास्य नाटक किस पल्लव शासक ने लिखा था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, अपराजित ने। इसका सही उत्तर रहेगा ए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन हास्य नामक नाटक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 23, किस चालुक्य शासक को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम को, कीर्तिवर्मन प्रथम को, पुलकेशिन द्वितीय को, विक्रमादित्य द्वितीय को। इसमें सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, ए होल प्रशस्ति की रचना किसने की थी। रवि व्यास ने, हरि सेन ने, रवि कीर्ति ने, बाण भट्ट ने। इसका सही उत्तर रहेगा सी, रवि कीर्ति ने ए होल प्रशस्ति की रचना की थी। प्रश्न नंबर 25, विल्हण द्वारा विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा गया, यह किसके दरबार से संबंधित थे। चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य वंश। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था, ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 26, किस पाल शासक ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों की स्थापना की। गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने, महीपाल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 27, धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को किस वंश का संरक्षण प्राप्त था। चंदेल वंश का, पाल वंश का, राष्ट्रकूट वंश का, चालुक्य वंश का। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी, पाल वंश का धीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों का संरक्षण प्राप्त था। इस प्रश्न को साथियों अच्छे से देख लीजिएगा,
पाल वंश से संबंधित थे। धीमान व बीटपाल जो महान शिल्पी थे। प्रश्न नंबर 28, पाल वंश से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस वंश का आरंभ गोपाल से माना जाता है। धर्मपाल ने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष से अपने राज्य को सुरक्षित रखा। धर्मपाल के समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। पाल वंश का आरंभ साथियों गोपाल से माना जाता है। धर्मपाल ने कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसे अपने राज्य को सुरक्षित रखा। धर्मपाल के समय सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से चंदेल शासकों के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। धंगदेव इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। उपर्युक्त सभी साथियों इसका सही उत्तर डी रहेगा, सभी कथन सत्य हैं। चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। धंगदेव प्रसिद्ध चंदेल शासक रहा है। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित वंश नहीं है। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका सही उत्तर रहेगा सी, पल्लव वंश का संबंध कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 31, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह संघर्ष 3 महाशक्तियों के बीच हुआ जिनमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। इस संघर्ष का कारण कन्नौज का समृद्ध प्रदेश होना था। इस संघर्ष में अंतिम रूप से विजय राष्ट्रकूटों की हुई। यह संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक चला। इसमें असत्य कथन सी रहेगा। इस संघर्ष में अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी, न कि राष्ट्रकूटों की। बाकी सभी कथन बिल्कुल सही रहेंगे। इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था। यह संघर्ष कन्नौज की वजह से हुआ था। कन्नौज एक व्यापारिक केंद्र एवं उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए कन्नौज को लेकर यह संघर्ष आरंभ हुआ था। यह संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक चला था और इस संघर्ष में अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। प्रश्न नंबर 32, किस राजवंश के शासकों ने अरबों के आक्रमण को आगे बढ़ने से रोका? चंदेल शासकों ने, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने, चौहान वंश के शासकों ने, पल्लव शासकों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अरबों के आक्रमण को आगे बढ़ने से रोका था। प्रश्न नंबर 33, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, राजा भोज ने, महेंद्र पाल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। प्रश्न नंबर 34, अरब व्यापारी सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? नागभट्ट प्रथम के समय, नागभट्ट द्वितीय के समय, राजा भोज के समय, यशपाल के समय। इसका सही उत्तर रहेगा राजा भोज के समय अरब व्यापारी सुलेमान भारत आया था। प्रश्न नंबर 35, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? सुलेमान, विल्हण, यशपाल, राजशेखर। इसका सही उत्तर रहेगा डी, राजशेखर कपूर मंजरी नाटक के रचयिता थे। प्रश्न नंबर 36, कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के नाम से भी प्रसिद्ध था? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्र पाल, राजा भोज, महीपाल। इसका सही उत्तर रहेगा सी, राजा भोज मिहिर भोज के नाम से भी प्रसिद्ध थे और ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राजशेखर को महेंद्रपाल व महिपाल का संरक्षण प्राप्त था। उपर्युक्त सभी, यहाँ अपना सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी कथन सत्य हैं। गुजर प्रतिहार का अंतिम शासक था वो यशपाल था। महमूद गजनवी के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राजशेखर जो कपूर मंजरी नाटक के लेखक हैं उनको महेंद्रपाल व महिपाल का संरक्षण प्राप्त था। साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिन रीट अभ्यर्थियों ने सामाजिक अध्ययन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं कक्षा 6 से 12 तक के लिए, उनके लिए ये नोट्स बहुत उपयोगी हैं। आप कम समय में रीट पाठ्यक्रम के अनुसार इन नोट्स का अगर रिवीजन करते हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न रीट प्रश्न पत्र में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों यह नोट्स मैंने कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों से बनाए गए हैं। बिल्कुल आपकी रीट पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। अगर आपको ये नोट्स लेने हैं आप rajasthanexams.com साइट पे जाइएगा, वहाँ से आप PDF के रूप में इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस यूनिट के मुख्य बिंदु देखिएगा। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी जिनको हम गुप्तोत्तर काल बोलते हैं, वृहत्तर भारत। साथ ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं वह भी आपको इन नोट्सों में देखने को मिलेंगे। इसलिए साथियों, अगर आपको ये नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप rajasthanexams.com साइट पर जाइएगा, वहाँ से ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप इस साइट पे पहुँच सकते हैं। जो भी मैं प्रश्न यहाँ मैं आपको हल करा रहा हूँ सभी इन नोट्सों से बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 38, द्रविड़ शिल्प कला की सर्वोत्तम कृति तंजौर में शिव मंदिर राजराजेश्वर किसके द्वारा निर्मित है? विजयलय द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, राजराज प्रथम द्वारा, राजाधिराज प्रथम द्वारा। साथियों यहाँ देखिएगा, राजराजेश्वर मंदिर जो चोल कला का सबसे अच्छा नमूना है, ये द्रविड़ शैली पे आधारित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? साथियों इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। राजराजेश्वर मंदिर जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ये चोल वंश से संबंधित है और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। प्रश्न नंबर 39, किस चोल शासक ने गंगईकोट चोल जो एक उपाधि थी, गंगाईकोट चोलपुरम राजधानी, गंगईकोट चोलपुरम मंदिर आदि किस चोल शासक से संबंधित हैं? राजराज प्रथम से, राजेंद्र प्रथम से, राजाधिराज प्रथम से, राजाधिराज द्वितीय से। ये सभी साथियों राजेंद्र प्रथम से संबंधित हैं। साथियों जहाँ भी आपको गंगे शब्द दिखाई दे तो आपको उत्तर में राजेंद्र प्रथम को ही करना है, क्योंकि साथियों राजेंद्र प्रथम ने जब गंगा के क्षेत्र को विजित किया था तो उसने गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की थी। इसके नाम से राजधानी बनाई थी, एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था, साथ ही में एक तालाब का निर्माण भी करवाया था। इसीलिए साथियों गंगे शब्द से जहाँ भी आपको दिखाई दे राजेंद्र प्रथम का उससे संबंध है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको चोल शासक दिए हुए हैं, सामने उनकी उपाधियाँ दी गई हुई हैं, आपको सही सुमेलित बताना है। प्रांतंग प्रथम ने मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की, राजराज प्रथम ने मुंबाडी चोल की उपाधि धारण की, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की। उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 41, किस चोल शासक की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र तृतीय। इसका सही उत्तर रहेगा सी
राजा धीराज प्रथम की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। वो युद्ध था कोपम का युद्ध था। इसी युद्ध के दौरान राजेंद्र तृतीय को युद्ध के दौरान ही अपना राज्याभिषेक करना पड़ा। प्रश्न नंबर 42, चोल काल में कासु क्या था? चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, एक भूमिकर था, सेना का एक भाग था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चोल काल में कासु एक सोने का सिक्का था। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोल प्रशासन में वैली भूमि माप की इकाई थी। उत्तर मेरु अभिलेख से हमें ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। उपयुक्त सभी, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोल प्रशासन में वैली थी, वह एक भूमि माप की इकाई थी। उत्तर मेरु अभिलेख से हमें ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 44, सत्य कथन की पहचान कीजिए। चोल प्रशासन में निजी अंगरक्षक को वेलकोर कहा जाता था। चोल राजाओं के पास शक्तिशाली नौसेना थी। सेना अध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। चोलों के समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई थी। साथियों, ये सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। मंदिरों की गोपुरम शैली का निर्माण इसी युग में हुआ। पर्सी ब्राउन ने तंजौर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है। सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन थी, बिल्कुल सही कथन है। मंदिरों की गोपुरम शैली का निर्माण इसी युग में हुआ था, बिल्कुल सही है। पर्सी ब्राउन महोदय ने तंजौर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है, बिल्कुल ये भी सही कथन है। प्रश्न नंबर 46, गहड़वाल वंश से संबंधित सत्य कथन है? इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 47, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1190 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। इसका सही उत्तर रहेगा बी, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन 1192 ईस्वी में जब द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। प्रश्न नंबर 48, किस वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर को लूटा व तोड़ा था? गहड़वाल वंश के समय, चौहान वंश के समय, सोलंकी वंश के समय, गुर्जर प्रतिहार वंश के समय। इसका सही उत्तर रहेगा सी, सोलंकी वंश के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ के शासक भीमदेव थे। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से संस्कृत के ग्रंथ सुमेलित हैं? माघ का शिशुपाल वध, भारवी का कीर्ता अर्जुनियम, जयदेव का गीत गोविंद। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी ग्रंथ सुमेलित हैं। माघ का शिशुपाल वध था, भारवी का कीर्ता अर्जुनियम था, जयदेव का गीत गोविंद था। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ मंदिर दिए गए हैं, उनके सामने राज्य दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित नहीं है, इसका पता लगाना है। इसका आंसर साथियों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 50 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा।
या इनमें ए या बी भी हो सकता है, बी या सी भी हो सकता है, सी या डी भी हो सकता है। इसका उत्तर साथियों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इस प्रकार साथियों गुप्तोत्तर काल से ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। इसी के साथ मैं एक आग्रह करना चाहूँगा साथियों, जो भी वंश दक्षिणी भारत में हुए हैं या उत्तरी भारत में हुए हैं, इन वंशों की स्थापना किसने की और इनकी राजधानियाँ क्या थी, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा होता इसलिए मैंने ज़्यादा प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। आप इन वंशों के संस्थापक एवं इनकी राजधानियों को ज़रूर याद करिएगा। हो सकता है इनसे आपसे रीट परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। इसी के साथ साथियों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।